बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही हैपनिंग वीकेंड हुआ है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब ने महंगाई के ख़िलाफ़, बढ़ती महंगाई के ख़िलाफ़, ज़ाहिर है महंगाई ने तो इस वक्त बेड़ा गर्क किया हुआ है। इस बहस ये तो अपनी जगह पर है ना कि क्या है, क्यों है, कैसे है, कौन ज़िम्मेदार है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेड़ा गर्क हुआ हुआ है आवाम का। पिसे में लोग, डॉलर काबू में नहीं आ पा रहा है, पेट्रोल ऊंची उड़ान उड़े जा रहा है, और अभी इस सब की वजह से मज़ीद महंगाई का एक रेला आना है। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको मेरे अल्फाज बुरे लग रहे हो तो, लेकिन अभी ये होना है, इसके अभी मज़ीद असरात आने हैं। तो इमरान खान साहब ने इस मौके पे हुक्म दिया है एहतजाज का। वो कल हुआ पाकिस्तान के, यानी उन्होंने कहा कि लोग बाहर निकलें, फिर उन्होंने वीडियो खिताब किया। बहरहाल अगले लाएअमल का बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया। साथ में ये भी कि कराची में एक जो पिछला ज़िमनी इलेक्शन आपने देखा कितना फुल ऑफ सरप्राइजेस था। 17 जुलाई को पंजाब में 20 कौमी सूबाई असम्बली के होने हैं। फिर 27 को जो अभी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की वजह से नशिस्त खाली हुई, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करें। और बाय द वे हम उस पर मैं आगे चल के बात करेंगे। उनके पोस्टमार्टम के हवाले से भी एक बहुत ही हैरान कुन पेशरफ्त हुई है कि जहाँ पर लवाहिकीन के बजाय एक नामालूम शख्स की बात को फ़ौक़ियत मिल गई है। लवाहिकीन कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम हो, हमें कोई शक नहीं है। एक नामालूम शख्स ने दरख्वास्त दायर कर दी है कि जी मुझे लगता है कि जायदाद की वजह से मारा गया है। तो कब्र खोद के हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में जो कब्र है उसको खोद के लाश निकाल के फिर DNA कराने का हुक्म सादिर कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले किसी कानून की खिलाफ वर्जी करके नहीं, बल्कि एक मजिस्ट्रेट के ही हुक्म के बाद बगैर पोस्टमार्टम के लाश की तदफीन हुई। उस पर बात करेंगे आगे। तो हमारा बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। अभी ज़रा हम आगाज़ करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफकोर्स सीनियर रहनुमा और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया वक्त देने का। सर, कल आवाम के रिस्पांस से आप कितना सेटिस्फाइड हैं, और अगला लाएअमल का ऐलान कब तक करना है? कोई इसका अंदाज़ा बनाया है कि भाई लॉन्ग मार्च है या जो भी है वो क्या करना है, उसका कब अनाउंस करने वाले हैं? कल का रिस्पांस तो बहुत ज़बरदस्त था, और एक दफ़ा फिर इमरान खान ने साबित किया है कि वो ही एक ऐसे लीडर हैं जो लंडी कोतल से कराची तक और कोयटा से लेके लाहौर तक उनकी आवाज़ के ऊपर लोग जो है वो बाहर निकलते हैं। एक वफाकियत का, एक पाकिस्तान के अंदर जो एक नेशनल पार्टी होने का और नेशनल लीडर होने का जो वाहिद क्लेम इस वक्त है वो सिर्फ इमरान खान का है, और यही वो आवाज़ है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है। और कल उसका भी एक बार अब फिर अमली मुजाहरा हुआ, जैसे आपने देखा छोटे बड़े शहरों में लाखों लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं 36 घंटे के नोटिस के ऊपर। अब आगे के लाएअमल का ऐलान कब करना है और वो क्या है? आगे का लाएअमल जो है उसमें देखें, मसाइल ये हैं। हमारा लाएअमल क्या हो सकता है? एक लाएअमल ये हो सकता है कि हम लोगों को कहें कि वो बाहर निकलें। हाँ। ये जो ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं इनको ऐवानों से घसीटें और इनको जो है हम उठा के बाहर फेंक दें। इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट होगा। इसके अंदर पाकिस्तान की जो ऑलरेडी एक बहुत इकॉनमी जिसकी हालत बहुत कमज़ोर है, उसको एक और बहुत बड़ा झटका लगेगा, और आपको एक पाकिस्तान के अंदर हर गली मोहल्ले में एक बहुत बड़ा फसाद जो है वो आएगा। इमरान खान की सोच में जो असल इस वक्त जो लोग तहरीक इंसाफ को कमज़ोर समझ रहे हैं, हाँ, वो असल में इसलिए कमज़ोर समझ रहे हैं कि हमारी सोच ये है कि हम ये नौबत पाकिस्तान में नहीं लाना चाहते। आज इमरान खान कॉल दें तो इस्लामाबाद के दरो दीवार हिल जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत उसके रिपरकशंस हैं, उसका बड़ा नुकसान है। हमारी कोशिश ये है कि मामला इससे पहले हल हो, इससे कम से कम इस तरफ ना जाए हुए हल हो। उसकी एक अपनी कीमत है जो हम दे रहे हैं, हमसे ज़्यादा वो मुल्क दे रहा है। आप देख रहे हैं, जिस आपने अपने इंट्रो में बात की, जिस तरह महंगाई का मामला है, जिस तरह से डॉलर जो है वो बिल्कुल निकल गया है हाथ से। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का पाकिस्तान को सामना है। अब हम समझते हैं कि जो मुक़्तदर हल्के हैं, हाँ, जो खुद हुकूमत है, उनको इन चीज़ों का इदराक करना चाहिए और मामलात को हल की तरफ लेके जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम
पाकिस्तान में मामलात को और मखदूश कर। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आर यू लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन या क्या है? देखिए ना, ऑप्शंस जो है वो फिर यही होती हैं। ऑप्शंस क्या होंगी? ऑप्शंस यही होंगी कि आप एहतजाज में जाएंगे, आप इस तरह की जो आपका एहतजाज है वो बढ़ेगा, इस तरफ ही जाएंगे ना, और क्या करेंगे आप दोबारा लॉन्ग मार्च तो नहीं करने लगे मुस्तकबिल करीब में कम से कम? देखिए, हम चाहते हैं ये नौबत ना आए, लेकिन अगर आई तो फिर करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं। वो तो पहले कर चुके हैं ना, बट उससे कोई फर्क ना नहीं डाल सके आप, तो आप करके क्या कर लेंगे? नहीं, फर्क यही है ना, फर्क तो यही है ना कि हम मतलब जैसे हम अपनी मिलिटेंट विंग्स बनाएं और हम फिर यहाँ पे हर कोने कुदरे में मोहल्ले में लड़ाई हो, हम ये चाहते हैं? जाहिर हम ये नहीं चाहते। कोई भी पाकिस्तान में कोई भी अक्लमंद आदमी जिसमें थोड़ी बहुत भी अकल होगी वो नहीं चाहेगा कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको दीवार से लगा। नहीं, और जरा वजाहत कर दें कि सारी बातें जो आप कह रहे हैं कि मिलिटेंट विंग बनाए, क्या अंदर घुस के घसीट के नहीं, आप यही कह रहे हैं ना कि ये तो हम करने से रहे, ये तो हम कभी भी नहीं करेंगे, आप यही कह रहे हैं ना? या आप कह रहे हैं कि अगर हमें हक नहीं मिला तो ये भी कर गुजरेंगे? नहीं, मैं आप सबसे यही कह रहा हूँ ना कि हम तो नहीं कर सकते ना ये। हाँ। हम कोई शिद्दत पसंद पार्टी तो नहीं है। जिस तरह कराची में आपको पता है उन्होंने एक मुजाहरा हुआ पुलिस वालों को, उन्होंने 46 पुलिस वाले वहां पे शहीद हो गए। हम कोई JUI या और कोई मजहबी, ना ही हमारी मिलिटेंट विंग्स हैं, और ना ही आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को इतना कोने पे लगाना चाहिए कि वो ये सोचना शुरू कर दें कि नहीं, एहतजाज अगर करना है तो पहले हमारी मिलिटेंट विंग होनी चाहिए। अब ये 25 मई को जो हुआ है, किस तरह से लोगों के घरों में घुस के पुलिस बेडरूम्स तक पहुंची। नॉम चॉम्स्की जैसे बंदे ने अमेरिका में बैठ के उसके ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट लॉन्च किया है। हमारी अदालतों को कोई ख्याल नहीं। हमारी अदालत कह रही है रेड जोन में आ गए तो बड़ा जुल्म हो गया। रेड जोन में तो आपके ऑफिसेज हैं, जो लोगों के घरों में बेडरूमों में पुलिस घुसी है। आपका पहला फर्ज ये है कि उसका नोटिस लें, या आप ये कहें कि हमारे दफ्तर की तरफ को क्यों आ गए। तो जब आपके इदारे नॉन फंक्शनल हो, जब आपके जो बुनियादी इंसानी हकूक रियासत जो है उसकी परवाह नहीं करेगी, हालात मखदूश होंगे। बट फ्रेंकली आप ये तो मानते हैं ना, टू बी ऑनेस्ट, के एक जो माहौल बन गया था आज से कुछ हफ्तों पहले कि बस इलेक्शन की तारीख अभी आई कि कभी आई, बहरहाल आज वो माहौल नहीं है, और कम से कम नवंबर दिसंबर इस साल में इलेक्शन होना फिलहाल बड़ा मुश्किल नज़र आता है। आपको आज की तारीख में आपको ये लगता है ना फवाद साहब, या नहीं? नहीं, कोई हालात यहाँ पे देखिए, अगर आप मुझसे पूछे एक PTI से अलहदा होके, हाँ, तो पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन, अगर आप PTI का एज मुझे हमदर्द के तौर पे देखेंगे, हमें PTI को क्या फर्क पड़ता है 2-4 महीने और हुकूमत हो जाए। ये तो अभी जिस तरह से अभी आपने शुरू में इंट्रो में कहा, असल महंगाई तो आनी है अभी 2 महीने में, जब एक तरफ फैक्ट्रियां बंद हो रही होगी, एक तरफ बिजली गैस के बिल आ रहे होंगे, और तेल तो आपके हाथ से पहले निकल गया हुआ है। उस वक्त लोगों को असल महसूस होना है कि महंगाई होती क्या है और इस अजाब में हम फंस क्या गए। लेकिन मसला आपका ये है कि अगर आप ये हुकूमत अगर ये चलाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, मुझे और आपको ये बता दें कि ये जो बोझ है इस वक्त मईशत का, ये ले जा सकेंगे? ये इस तरह से चल सकेगा मुल्क? और फिर आप मुझे बताइए, जब पाकिस्तान जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे उस वक्त मईशत के हालात बड़े ख़राब थे, लेकिन क्या हुआ? सऊदी अरेबिया आगे बढ़ा, उन्होंने $3 अरब दे दिए, UAE ने पैसे दे दिए, चाइना ने पैसे दे दिए, आपको सहारा मिल गया। अब आप देखिए क्या हो रहा है, सऊदी अरेबिया और UAE जैसे मुल्क भी तैयार नहीं है इस हुकूमत को पैसे देने को, सहारा देने को, क्योंकि कोई भी मुल्क 6 महीने और 8 महीने की गवर्नमेंट के ऊपर क्यों इन्वेस्ट करेगा? जब आप लोग भी आए थे आप तो फौरन नहीं मिले थे ना, आपने जब टाइम लगाया था कि IMF जाए ना जाए। मुझे याद है कि आप जब पहला दौरा हुआ था सऊदी अरब का, आप खुद भी साथ गए थे, और आपने खुद ने वापस आके कहा था कि भाई कोई फ्री लंचेस नहीं होते, हमें अगर कोई पैसा दे रहा है तो उसके बदले में हमसे कुछ मांगता भी है। सऊदी अरब के तनाजुर में आपने कहा था, और हमें देखना है कि वो वर्थ भी है या नहीं। या आपने उस वक्त उस चीज़ को जस्टिफाई करते हुए कहा था जब सऊदी अरब आपको पैसे नहीं दे रहा था। तो शुरू में आप लोगों को प्रॉब्लम्स तो हुए थे नहीं, लेकिन वो विदिन 3 मंथ्स दे दिए थे तीनों ने, और तीनों ने जब ये पैसे दे दिए थे तो उस वक्त हमारा उसके बाद जो है IMF में, तो हम उसके बाद भी नहीं गए, और वो पैसे एक्चुअली खर्च हो गए जब हम बाद में IMF में गए। IMF के बगैर इन्होंने तीनों ने पैसे दिए थे। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लेट्स से आप इस हुकूमत को कहें कि आप पूरा टेन्योर कर लेंगे। पूरा टेन्योर कितना है? 1 साल। आप कोई भी मुल्क जो है वो क्या 1 साल के लिए किसी हुकूमत के साथ जो है वो रिलेशनशिप क्रिएट करेगा?
नहीं करेगा, स्पेशली जब उनकी ये जब अभी सऊदी अरेबिया गए थे तो हर एक को पता था, इनका ख्याल था हमें फौरन पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इंटेलिजेंस जो सऊदी अरेबिया की है उसने कहा कि पाकिस्तान में इनके ये हालात और फिर जो वहाँ पे मस्जिद में जो कुछ वाकया हुआ है और जिस तरह से पाकिस्तानियों ने वहाँ पे इजहार किया, और वो भी तो पर्स के ऊपर हाथ रखे हुए हैं ना, तो इनको कोई पैसे नहीं मिल रहे। वैसे ऑन अ डिफरेंट ऑफ इस पे तो तबसरा करें, वो ये कहते हैं कि भाई अगर हम यानी ज़ाहिर है हम जब सब जानते हैं कि आलमी मालियाती इदारा उस पर ज़ाहिर है अमेरिका का असर और रसूख तो एक हकीकत है ना, वो कहते हैं यार हम अगर हम अमरीकी साजिश के तहत ही आई भी हुकूमत है तो फिर तो अमेरिका को हमें माला माल कर देना चाहिए कि भाई हम एक हुकूमत लाएं, तुम लो पैसे ताकि तुम जो है वो पलो बढ़ो परवान चढ़ो और हमारा मुखालिफ इमरान खान जो है उसको पसपाई हो। ये कैसी अमरीकी हुकूमत है जिसको IMF भी पैसे नहीं दे रहा, उसको अमेरिका पैसे नहीं दे रहा? नहीं, अमेरिका को तो बड़ा सेटबैक हुआ है खुद, बिकॉज इनको तो बताया गया था या जो असेसमेंट्स थी वो तो ये थी कि अगर ये निकलेंगे इमरान खान को आप निकालेंगे पाकिस्तान में तो लोग लुटियाँ डालेंगे और पाकिस्तान में तो बड़ा खुश होगा। अमेरिका के अंदर तो अब एक बहुत बड़ी जो उनकी डिबेट है, जो लोग साउथ एशिया को करीब से देखते हैं वो तो कह रहे हैं अमेरिका में तो आपने ब्लंडर कर दिया है कि आपने इतनी जो पॉपुलर लीडरशिप है उसको हटा के कितना अनपॉपुलर लीडरशिप वहाँ पे। तो अमेरिका अपने किए पर शर्मिंदा है, पछतावा? अमेरिका में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हर एक की डिसीजन मेकिंग कहीं और हो रही होती है और जो डिबेट है वो कहीं और हो रही होती है। सो अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, उसमें ये तो नहीं है ना कि एक ही जो है उन्होंने फैसला कर लिया और उन्होंने पब्लिक ओपिनियन भी बना दी। सो अमेरिका के अंदर भी जितने थिंक टैंक्स हैं, जितने लोग हैं, उनमें खुद भी ये बात है कि ये फैसला जो हुआ अमेरिका में सही नहीं हुआ। और जब आप कहते हैं अमेरिका ने किया तो इसका ज़ाहिर है आप ये कहते हैं कि जो इसका मास्टरमाइंड यानी जो बाइडेन हुआ है सबका? मुझे नहीं पता कौन किस लेवल के ऊपर हुआ क्या हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि एक रिजीम अगर वो चेंज कर रहे हैं तो फिर उनकी भी हुकूमत की सतह पर या एस्टेब्लिशमेंट की सतह पर ये फैसला हुआ होगा ना। एक खत आपको लिखा गया था और वो जाहिर है खत जो है वो वाला सतह पे था और उस खत में इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि आप तहकीकात कराएं, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, उस पार्लियामेंट का स्पीकर कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट उस पर तहकीकात कराने को में रिलक्टेंट है। आखिर क्यों रिलक्टेंट है, ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से बनता है। सही। और सर आगे चलते हुए बताएं, अभी ये जो बहुत अफसोसनाक जो वाक़या हुआ जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, अब तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है बतौर पार्टी के उनके ज़िमनी इलेक्शन 27 जुलाई की डेट अनाउंस हुई है, उसमें हिस्सा लेगी। तो तहरीक इंसाफ तो नेशनल असेंबली छोड़ रही है, बल्कि छोड़ चुकी है। अगर आपका बंदा जीत जाएगा तो वो नेशनल असेंबली का हिस्सा बन जाएगा। तो आप नेशनल असेंबली छोड़ चुके हैं और नेशनल असेंबली में दाखिल होने के लिए इंतखाबात का हिस्सा ले रहे हैं, क्यों? हम नेशनल असेंबली हमने क्यों छोड़ी है? इट्स अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। तो जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो उसके कई तरीके और मरहले, और ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा लेना और जीतना भी एक मार्क ऑफ प्रोटेस्ट है। और इसीलिए हम समझते हैं कि ये देखिए हमने जो 240 में हिस्सा नहीं लिया, कराची ने वोट नहीं किया वहाँ पे। सो PTI इस वक्त जिस तरह बाकी तमाम सूबों की पार्टी है, कराची एक वफाकी शहर है, कराची वफाक का पाकिस्तान की अगर कोई ट्रू रिप्रेजेंटेशन है तो वो कराची में होती है। तो कराची जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है और ये इंतखाब भी कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीत के दिखाएगा और ये भी एक मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। अगर आप जीते तो आपका ये मेंबर कौमी असेंबली का हल्फ उठाएगा? वो तो हल्फ उठाएगा और उसके बाद जिस तरह से बाकी तमाम ने इस्तीफे दिए हैं वो इस्तीफा देगा। हल्फ उठाएगा, मेंबर बनेगा और फिर इस्तीफा दे देगा, छोड़ देगा फिर ऐवान। तो फिर आपने 240 के में हिस्सा क्यों नहीं लिया था? वो भी कौमी असेंबली का इलेक्शन था, वो भी कराची में ही था। उसमें एक्चुअली हिस्सा जो हमारा इम्प्रेशन इस्लामाबाद में यही था कि हम हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जो नीचे हमारी पार्टी के का जो था वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक जो उम्मीदवार इन्होंने सेलेक्ट किया वो समहाउ उसका कोई इशू हो गया, वाज नॉट बीन एबल टू क्वालिफाई। तो वो आखिर में उनकी अपने कैंडिडेटर की कंफ्यूजन की वजह से वो वहाँ पे नहीं डिसाइड कर सके, फिर उन्होंने बाइकआउट का फैसला किया और जाहिर है कि वो बाइकआउट का फैसला भी बड़ा कामयाब रहा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वहाँ पे भी आप दोबारा इलेक्शन करवाएं। 10% 8% तो वहाँ पोलिंग हुई है, 8% पोलिंग के ऊपर क्या मैंने तो दोबारा इलेक्शन होगा तो अब आई डोंट नो टेक्निकली यानी दोबारा इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई नया उम्मीदवार भी हिस्सा ले सकता है, आई डोंट नो, यानी दोबारा इलेक्शन होगा और अगर मुमकिन हुआ आईनी तौर पे तो PTI हिस्सा बनेगी उसका? नहीं, इलेक्शन वहाँ पे दोबारा होना चाहिए, नॉमिनेशन पेपर्स दोबारा आप कह रहे हैं असर नो पूरा प्रोसेस हो। बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है फ्रैंकली कि इलेक्शन कमीशन के मूड से मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो पाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो PTI हिस्सा बनेगी उसका, उस इलेक्शन हम तो 100% उसका हिस्सा बनेंगे। इलेक्शन कमीशन का मूड तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहाँ पे PTI को फायदा हो। इलेक्शन कमीशन
वो काम अच्छा, करने आपको जाए। कराची वो वाले तो इलेक्शन में टीएलपी की दिल परफॉर्मेंस बैठ से आपको हैरत हुई बाबा साहब? अगरचे वो आखिर में हार गए, लेकिन बहुत ही टफ कंपटीशन दिया उन्होंने एमके में। नहीं, क्या 8-9 हज़ार वोट है, कोई खास कंपटीशन नहीं है। असल में तो देखें ना, मजहबी जमातें, जमात इस्लामी जैसी जमातें बैठ गई हैं, तो चूंकि वो एक मजहबी वोट तो होता है हमेशा नीश वोट, वो इनको पड़ जाता है। अभी इनको पड़ गया, और थोड़ा बहुत वहाँ पे बदमाशी वगैरह का भी काफ़ी है, तो वो सारा हो गया। जमात इस्लामी वाले पीटीआई बेचारे इंतखाबी सियासत में टीएलपी को एक सीरियस हरीफ के तौर पे नहीं लेती, इन द सेंस नॉट दैट कि आपको हरा दें, लेकिन कई होता है ना, एक पार्टी ऐसी होती है जो 20-25 हज़ार वोट लेके वोट तोड़ देती है, तो वो खुद नहीं जीतती लेकिन जीतने वाले उम्मीदवार को भी नहीं जीतने देती। तो इस किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप टीएलपी को एज अ थ्रेट नहीं लेते इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में? कई हलकों में होंगे, कई हलकों में होंगे, लेकिन ज्यादातर हलकों में नहीं होंगे। वो एक नीश है, एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट नीश है। वो चूंकि बाकी मजहबी जमातें बैठ गई हैं, तो वो वोट जो है वो इनकी तरफ जो है वो टिल्ट हुआ है। कहीं कहीं पे, कहीं जगहों पे थोड़ा ज्यादा हुआ है, लेकिन ज्यादातर मेरा ख्याल है 70% जगहों पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लोकल सेंटर एडजस्टमेंट्स होंगी, कई जगहों पे लोग लोकल एडजस्टमेंट्स करेंगे। टुवर्ड्स द एंड अगर इस पर भी आप कमेंट कर दें, अभी हम चूंकि हम ये डॉक्टर आमिर लियाकत साहब वाली सीट की बात कर रहे हैं, मुझे ज़ाती तौर पर ज़रा हैरत हुई। अब ये फैसला हुआ है मजिस्ट्रेट की जानिब से कि उन्होंने महकमा सेहत को कहा, सिंध को, कि आप कब्र खोद के लाश निकाल के पोस्टमार्टम करने के अहकामात करें। महकमा सेहत ने जो वो पुलिस सर्जन को ख़त लिख दिया है, 23 तारीख आ गई, यानी कि आज से 2 दिन बाद की, कि कब्र खोद के लाश निकाली जाए। और इससे पहले जब तदफीन हुई है तो मजिस्ट्रेट के ही हुक्म पर बगैर पोस्टमार्टम के तदफीन हुई है, और अभी भी बुरसा का ये इसरार है बच्चों का कि ना की जाए, और एक नामालूम शहरी चला गया अदालत में कि जी मुझे लगता है कि जायदाद की वजह से मारा गया। तो इसमें आप एनी कमेंट? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि उनको आमिर लियाकत की डेथ हो गई है, लेट हिम रेस्ट इन पीस। उनके बच्चे जो हैं वो भी यही कह रहे हैं। तो ऐसी अदालतों एक हमारा रवाज बन गया है, हर जगह पे अदालत ने अपना कोई ना कोई जो है वो पंगा लेना है, और बगैर किसी वजह की, जिसमें कोई तुक नहीं भी बनती, वो उसमें भी कोई मैजिस्ट्रेट को ऐसे ही घुस जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल, उनको लेट हिम रेस्ट इन पीस। आई एग्री, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग कह दूँ या क्या, कि मतलब अभी ये जांचने के लिए कि मर्डर हुआ है, ये ऐसा लगा मुझे कि बाकी जितने भी मर्डर्स हुए हैं उनके सारे कातिल को पकड़ के फांसियाँ शांसियाँ हो गई, ये सब हो गया है। यहाँ कोई मोबाइल छीनते हुए पकड़ा जाता है, बंदा मारता है, वो ज़मानत हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, और आप ये बंदे को आप निकाल के देखो कि कहीं मर्डर तो नहीं हुआ, जबकि फैमिली ये कुछ कह रही है, बच्चे कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये हुक्म आए। बारह देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। एक ब्रेक के बाद ज़रा एक और मौजूद बात करते हैं। तो वैसे तो पाकिस्तान की सियासत में आप अगले दिन के बारे में भी जो है वो हतमन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अगला जो सबसे बड़ी जो खबर जहाँ रखी है वो आज से तकरीबन 1 महीने बाद 17 जुलाई को रखी है, जब पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने वाला है। वहाँ का मार्का सजने वाला है। एक तरफ इमरान खान साहब होंगे और एक तरफ ज़ाहिर सारी एंटी इमरान खान फोर्सेज होंगी। ऐसे में जरदारी साहब भी पंजाब आके बैठ गए, उन्होंने ये कहा अगले इलेक्शन के हवाले से, कहा उन्होंने तो कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगला इलेक्शन जीतेगी, और अगर जीतेगी तो मुल्क की तकदीर बदल देगी एंड वॉट नॉट। ज़रा हम ये सारे सियासी मंजरनामे पे बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो कि सेंट्रल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, फैसल करीम कुंडी साहब है हमारे साथ, और इमरान रियाज खान साहब बस तजियाकार मौजूद हैं। इमरान रियाज साहब को हमने बस DSNG भी लेना था, लेकिन अभी वो हम बड़ा शदीद मौसम में लाहौर में, इस वक्त हम बात नहीं कर पा रहे उनसे, टेलीफोन लाइन में कुछ अहमत दी है। दोनों का बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब बताएं, आप जरदारी साहब कह रहे हैं अगर हमें मौका मिला तो हम पाकिस्तान को बदल के रख देंगे, तो बदल देना, ये आपकी तो हुकूमत है नून लीग के साथ, तो आप बदलने कोई रोक थोड़ी रहे, तकदीर बदल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदामी साहब, बिल्कुल प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने पिछले लाहौर में स्टेटमेंट दी अपनी पार्टी के अहदेदारों के साथ और वर्कों के साथ, जब उन्होंने खिताब किया। हाँ, देखें, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो यह है कि हम इस हुकूमत का हिस्सा हैं, बिल्कुल हम इस हुकूमत का हिस्सा हैं, हम उनके साथ आपस में मशावरत भी करते हैं, मशवरे भी देते हैं, हम कुछ चीज़ों की ओनरशिप भी लेते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि आपके अपने हाथ में, आप खुद ड्राइविंग सीट पे बैठे हों। इस वक्त हम ड्राइविंग सीट पे तो नहीं है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, और जब हम उनका उसके बयान से ये था कि जब हमारी पार्टी की हुकूमत होगी, हमारी पार्टी का वज़ीर आज़म होगा, तो हम एक चीज़ हो सकती है। और देखिए अभी होने वाले सारे फैसलों की आप ओनरशिप तो लेते हैं ना। अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो आप इस फैसले की ओनरशिप लेते हैं, या आप कहेंगे नून लीग का फैसला है, हम तो साथ हैं बस?
नहीं देखें, हम इत्यादी जमाते हैं, सिर्फ हम नहीं, जितने भी इत्यादी इनके साथ जमाते हैं सब ओनरशिप का जो है वो लेंगी, क्योंकि आप जब हुकूमत कैसे हैं, आप वजीर हैं, आप वजीर आजम में आप ओनरशिप लेंगी। मैंने पहले दिन कहा था, और जब हमारी हुकूमत आई थी, कि अगर हम लोगों को सहूलत दे सके, हम लोड शेडिंग में कमी ला सके, हम रोजमर्रा की अशिया में कमी ला सके, हम एक फ़र्क बता सके कि पिछली हुकूमत और इस हुकूमत में जो है क्या फ़र्क है, हम इस मुल्क को एक पटड़ी पे चढ़ा सके, एक सस्ता मुल्क बना सके, तो हमें लोग कमिंग इलेक्शन में वोट देंगे। हम अवामी लोग हैं, हमें पता है, हमने अवाम में हम जाते हैं, हमें पता है कि लोग किस तरीके से, मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग कितना इस वक्त सफर कर रहे हैं। और सर ये भी बता देना कि आपकी क्या है, अभी तक नून लीग जो भी फैसले किए हैं, यानी नून लीग सारे वही काम कर रही है ना जो करने चाहिए, या आपके ख्याल में वो इससे बेहतर फैसले कर सकते थे नून लीग? देखिए, मुश्किल फैसले हैं, मुश्किल फैसले किए हैं, लेकिन गलत फैसले तो नहीं किए आपके ख्याल में? अभी तक तो मैं नहीं समझती गलत फैसले। देखिए, जब आप एक हुकूमत का मवाजना 4 साल और 1.5-2 महीने करें तो हो जाती है, 2-4 महीने से हुकूमत को दें, उसके बाद जो है हम समझते हैं कि ये मवाजना हो सकता है, क्योंकि जैसी हुकूमत आई बजट आ गया। ठीक है, अच्छा मुझे अगर इजाजत पॉइंट आ गया, मुझे इजाजत अगर मैं इमरान भाई से, इमरान रियाज साहब से भी तज्जिया ले सकूँ इसमें। इमरान रियाज, अभी तो आप लाहौर बैठे हैं, अभी लाहौर में अगला ज़िमनी इलेक्शन है, पूरे पंजाब में, उसमें लाहौर की भी नशिस्त है, नज़ीर चौहान साहब वाली और बाकी, तो आपको अगले ये इलेक्शन का माहौल क्या नज़र आता है? क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, 20 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ज़िमनी है, और इसकी बुनियाद पे हमजा शहबाज साहब की हुकूमत का तयन हो जाएगा, बहुत कुछ तय होगा। आपको क्या माहौल लग रहा है? देखिए, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है और वो मुनरिफ हुए, लोटे हो गए, और उसके बाद उन्होंने दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद वो डी सीट हो गए, उनके लिए घर से निकलना बहुत मुश्किल था पंजाब में, और लोग बहुत गुस्से में थे इस वजह से। और उसका रीजन ये बना कि पेट्रोल की कीमतें, इन्होंने कहा था कि ये 70 रुपए 80 रुपए के पेट्रोल करेंगे, और ये हमारे प्रोग्राम्स में कहते रहे हैं। इन्होंने बिजली का यूनिट 12 रुपए का कहा था करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीजें दुगनी कीमत पे जा रही हैं। 28% पे महंगाई पहुंच गई तारीख में पहली मरतबा, यानी 25% पे महंगाई पीपल्स पार्टी के पिछले दौरे हुकूमत में आई थी सिर्फ, और इस मरतबा 28% पे पहुंच गई है। तो आम आदमी के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा पड़ा है, और पाकिस्तान में को पता है वोटर जो है वो आम आदमी है, उसी के वोटों से फर्क पड़ेगा। लोग खासे गुस्से में है, एक तो उनको इस बात पे था कि नहीं, इमरान साहब ये भी कि जिनको आप कह रहे हैं कि घर से निकलना मुश्किल हो गया, एग्जैक्टली उन्हीं लोगों को वोट, उन्हीं लोगों को सीट दी है हुकूमत ने, नून लीग ने। ये वही लोग इलेक्शन जीतेंगे भी, याद रखिएगा। जीतेंगे पाकिस्तान, हाँ, पूरा बंदोबस्त है भाई। मैं यहाँ रहता हूँ पंजाब में, मुझे पता है, यहाँ पूरा बंदोबस्त है, पुलिस, इंतजामिया, जो गुंडागर्द नासर है, वो सारे, ये सब एक साइड पे लगे हुए और पूरा जोर लगा रहे हैं। और जो ताकतवर हल्के हैं, जो बहुत ताकतवर होते हैं, जिनके बगैर या जिनकी एल्फी या गिलू के बगैर कोई भी इत्तेहाद कायम नहीं रह सकता, यानी इनका इत्तेहाद इतनी सारी जमातों का, पीडीएम का, ये अगर वो अपना गिलू या एल्फी बीच में से निकाल दें तो ये इत्तेहाद बिखर जाएगा। वो जो ताकतवर हल्के हैं जिन्होंने इन सबको इकट्ठा किया है, वो हर हाल में हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाएंगे। यहाँ लाहौर में एक बंदे की ड्यूटी है, वो बहुत ताकतवर आदमी है, और वो मैनेज कर रहा है कि किस तरीके से हमने हमजा शहबाज को ये इलेक्शन मैक्सिमम जितवाना है और हमजा शहबाज की हुकूमत बचानी है। इस वक्त तो सिचुएशन में आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, और जब मैं कह रहा हूँ बतौर सहाफी, तो आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। यानी आपको 20 में से कितनी सीटें हुकूमत जीती नजर आती है अंदाजन? देखिए, अगर तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए ना, तो ये 15 से ज्यादा सीटें हार जाएंगे, 15 से ज्यादा सीटें हुकूमत हार जाएगी अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। तो मेरी नजर में 2 सीटों के अलावा ये नहीं जीत सकते, लेकिन क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने नहीं जा रहा, यहाँ पूरे वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं और मैनेज किया जा रहा है। ये आप इलेक्शन के अंदर बहुत ताकत का इस्तेमाल और वो धौंस और धांधली आप देखेंगे जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी। लेकिन इमरान साहब ये बताएं, फिर मैं फैसल साहब से कमेंट लेता हूँ। आपने कहा कि इनको किसी ने जोड़ के रखा हुआ है, इनको तो इनके आपस के मफादात ने नहीं जोड़ के रखा हुआ कि इस वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी सबको सूट करता है कि इमरान खान से मफाद का लेवल अलग अलग होता है। तो क्या किसी को जरूरत है तो जोड़ के रखने की? वैसे इनके मफाद। फैसल भाई ने भी बड़ी प्यारी बात की, ये स्टीयरिंग सीट के ऊपर कौन है। तो देखें, ये सारा बोझ शहबाज शरीफ में पड़ेगा, और शहबाज शरीफ को थ्रेट ये किया गया है कि या तुम जेल जाओगे या तुम वजीर आजम हाउस में जाओगे। तो उसने वजीर आजम हाउस में जाना पसंद किया है, और उसी का फायदा बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी उठा रही हैं। पीपल्स पार्टी पे ये बोझ कभी नहीं पड़ेगा, और फ्यूचर में भी, माजी में भी ऐसा होता रहा है, फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा कि पीपल्स पार्टी बड़े आराम से इसमें से अपने आप को निकाल सकती है, और पॉलिटिकली उनको निकाल लेना चाहिए। उन्होंने सिर्फ एक अलायंस बनाया था, हुकूमत का खात्मा किया था। ड्राइविंग सीट पे आने के लिए पीपल्स पार्टी को इलेक्शन चाहिए, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, पीपल्स पार्टी ड्राइविंग सीट पे आकर बैठ जाए और मुल्क को उस तरह चलाए जैसे चलाने का हक है। फिर ये वो वादे पूरे कर सकेंगे जो वादे इन्होंने आने से पहले किए थे। इस वक्त क्योंकि हुकूमत की ओनरशिप किसी के पास नहीं है, शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है, लेकिन ओनरशिप किसी के पास भी नहीं है। ये मैं पूछता हूँ फैसल साहब से,
मैं पॉइंट आ गया आपका ये। फैसल साहब वो कहते हैं जी आप जुड़े हुए नहीं हैं, आपको जोड़ा गया। अब ये भी एग्जैक्टली वही वाला आर्ग्यूमेंट है, जब पीटीआई इलेक्शन जीत रही थी और नून हार रही थी, तब वो नून की तरफ से कहा जाता था कि भाई धांधली हो रही है, मैनेज कर रहे हैं, हल्के मैनेज। का कोई डीएसएमजी वाला है हाफिज फैन, वो कॉल कर रहे हैं जी। इमरान साहब का माइक। जी फैसल करीम कुंडी साहब देखें, ऐसी बात नहीं है। पहले भी आप देखें, अगर हमें होता तो हम 20 जो इनके मुनरिफ अरकान थे हम उनसे वोट करते। हमने पहले दिन आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये इत्तेहादी जमातें हैं, जब भी इनकी इत्तेहादी इनको छोड़ के जाएंगे इनकी हुकूमत गिरेगी। और आप देखें एग्जैक्टली इनकी इत्तेहादी इनको छोड़ के गए हैं। आप खुद वसीम अलामी साहब आपके लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रवैया अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ क्या था, अपने इत्तेहादी जमातों के साथ क्या था, क्या लोग कहते थे कि हमारे साथ कैसे रवैया उनका, तो डेफिनेटली उनको लोग छोड़ के जाते। अब इमरान साहब की नज़र में जो है वहाँ पर धांधली हो रही है। अगर वैसी चीज़ है बताएं हमें, इलेक्शन कमीशन भी है, अदालतें भी हैं, उनको बताएं कि अगर वहाँ पर जो है, देखिए माजी में तो जब इलेक्शन कमीशन कहता था कि वज़ीर-ए-आज़म इस हल्के में नहीं जाएगा, उसकी जो है इलेक्शन कमीशन की जो है वो जो लेटर होता था उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता था। वज़रा तक इलेक्शन कमीशन का हया नहीं करते थे, वहाँ पर जाते थे, स्कीमों का ऐलान करते थे। गिलगित का इलेक्शन आप देखें, कश्मीर का इलेक्शन देखें, ज़िमनी इलेक्शन देखें, सब में जो कुछ माजी की हुकूमत ने किया वो सबके सामने है। अब आप कह रहे हैं कि जी हमारा तजिया है, आप कैसे तजिया कर सकते हैं कि वो 2 सीटें जीत सकती है हुकूमत और बाकी जो है अपोजिशन? फैक्ट्स हैं सर, आपकी नजर में फैक्ट होगा और मैं कह रहा हूँ आप तो दो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 20 सीटें जाने जा रहे हैं। भाई आप बताएं कि आप एक इलेक्शन लड़ रहे हैं, फैसल भाई आप बताएं, आप एक इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके बेटे के सर में कोई गोली मार दे, पुलिस आपको पकड़ेगी या मारने वाले को पकड़ेगी? कल जिसके बेटे के सर में गोली लगी है, पुलिस सारी की सारी उनके घरों पे और उनके दफ्तरों पे छापा मार रही थी। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। मैं खुद अपने पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल गया हुआ था। अगर ऐसी कोई ऐसी नाजायजी है तो बिल्कुल अदालतें भी मैं समझता हूँ आजाद हैं, अब वो अदालतों के पास भी जा सकते हैं ना। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के या गवर्नमेंट, वो तो सारा पूरा निजाम एक तरफ खड़ा ना। आप देखें फैसल भाई, आप मानेंगे नहीं, लेकिन ये एक पॉलिटिकल चेंज नहीं था। ये जितना कुछ भी हुआ ये बाय डिजाइन हुआ और हमने इसको होता हुआ देखा। हम इससे इमरान साहब, ये आपका तज्जिया हो सकता है, बाय डिजाइन आपका तज्जिया हो सकता है, मैं इस तज्जिए को नहीं मानता। ये मुझे बताएं कि आपको कल ये कहना पड़ेगा कि हम लोगों ने ये किया था। नहीं देखें, कल हमें कहना पड़ेगा, आज कहना पड़ेगा, ये तो बात की बात है ना। कहा ना कि हमने फौजियों के कहने के ऊपर, हमने पाक फौज के कहने के ऊपर बलूचिस्तान में हुकूमत गिराई। बाप पार्टी ने कहा ना, बाप पार्टी ने कहा कि हमने पाक फौज के कहने के ऊपर बलूचिस्तान में हुकूमत गिरा दी। आपको भी कल को इस तरह का मार्जिन रखना चाहिए, आपको भी बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अच्छा, लेकिन इमरान साहब ये हमेशा ये हुआ है ना कि एक हारने वाली पार्टी ने ये इल्जाम लगाया है और जीतने वाले ने, यानी पिछली दफा जब नून लीग के लोग ये कहते थे तो सारे पीटीआई के लोग और जो दूसरी तरफ का जो तजिया करने वाले थे वो कहते थे कि यार ये गद्दार है, यार ये इतने मुकद्दस इदारे पे इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। तब वो ये कहते थे। जैसे मर्जी सोच लें वसीम, इसको आपके सामने ये सारी चीजें, अगर वो तब गलत था तो आज भी गलत है ना। फिर ये तो नहीं कह सकते कि प्रिसाइसली एक गलत चीज तो जाहिर है गलत हो। इमरान साहब का ख्याल है कि हमें फौज लेके आई है। इमरान खान साहब का ख्याल है, जो पीटीआई वाली इमरान खान साहब का ख्याल है कि हमें अमेरिका लेके आई है। अब पहले वसीम अदामी साहब अब ये फैसला करें कि हमें कौन लेके आई है। पहले तो ये इन दोनों का जो है वसीम, एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि इनको फौज लेकर आई, मैंने ये कहा कौन लेकर फिर बाप पार्टी ने ये कहा था कौन सी फौज के कहने पे हमने बलूचिस्तान में हुकूमत गिराई। तो मैंने आपको ये कहा कि आपको फ्यूचर में कोई ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ सकता है। आप मेरे मुंह में नहीं, वो जोड़ने वाला फैक्टर क्या है? मैंने ये नहीं कहा कोई समझ बॉन्ड है या एल्फी है, वो जोड़ने वाला फैक्टर। मैंने अब हाँ ये देखें, बगैर एल्फी के इतनी जमातें इकट्ठी नहीं चल सकती, ये पाकिस्तान की तारीख है। और फौज मैं आपको एक चीज और बताऊं, और फौज भी जो है, और फौज भी जो है, देखिए आप भी ये बात मानते हैं और आपका ये नैरेटिव है कि 70 साल में पाकिस्तान की फौज ने, ये आप ही का शिकवा है कि बार बार गिले शिकवे किए। आप लोगों ने कहा ना कि बार बार फौज ने मुदाखलत की 70 साल में, तो मुमकिन है इस दफा भी उन्होंने की हो, मुमकिन है। देखिए माजी में अगर देखा जाए, माजी में एक इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत रही है इलेक्शन में, इलेक्शनों में उनका रोल रहा है। मेरा अपना जाती इलेक्शन में मैं खुद इसका गवाह हूँ। जिस तरीके से जो रोल प्ले किया गया था, मुझे पंजाब के इलेक्शन के अंदर बहुत दो नंबरी होने वाली है, तो आप क्यों नहीं मान रहे मेरी बात? मान लें आप। तो आप कह रहे हैं हम एक कमेटी बना लेते हैं, चले जाते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर आप कहें हुकूमत जीत रही है तो फिर 2 नंबरी, अगर इमरान अगर पीटीआई जीत जाए तो फिर इंसाफ होगा, अगर इमरान हार जाएगा तो फिर
नहीं, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। आप आ जाए, फैसल करीम कुंडी साहब आप कल आ जाए, आप मेरे साथ विजिट करें, मैं आपको चीजें दिखाता हूँ, आप मेरे साथ विजिट करें, मैं आपको चीजें दिखाता हूँ, आपको फर्क दिखाता हूँ, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे ये क्या हो रहा है। मेरा तो फिलहाल शौक नहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने का, मैं तो इलेक्शन सियासत में हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन आजाद है। आप पॉलिटिकल एंटिटी है, आपकी दिलचस्पी पॉलिटिक्स में तो होनी चाहिए सर, कम से कम। मेरी है, बिल्कुल है, लेकिन चले मैं इसमें अब अगर आप चले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, वसीम, हाँ जी, ये गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हुए ना, इनसे कहें सुबह से मेरे घर पे पुलिस ने 3 छापे मारे हैं, और इनको ये भी बताएं कि यहाँ पे तकरीबन कोई 4 दर्जन पुलिस वाले 5 मोबाइलों के ऊपर मेरे घर को घेर के खड़े हैं आज सुबह से लेके अब तक, और अभी आए थोड़ी देर पहले, दोबारा पूरा हमारी इंक्वायरी करके हर चीज करके गए। मैं सहाफी हूँ या दहशतगर्द हूँ? और क्या ये इसकी मजम्मत करते हैं या ये कहते हैं कि बिल्कुल ये हुकूमत कर रही है, हम इसका हिस्सा है, ये बिल्कुल ठीक कर रही है? बताइए फैसल भाई। नहीं, मुझे इशू नहीं पता किस इशू पे कर रही है, लेकिन अगर आजादी सर अगर वो डाल देते हैं, अब आप हाथ में बन गए आपकी, अब मैं कोई मंशियात नहीं बेचता ना भाई, ना मैं कोई हथियारों का कारोबार करता हूँ, ना स्मगलर हूँ, ना टेररिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। वो मेरे घर पे पुलिस क्या लेने आ रही है बार बार, मुझे समझ नहीं आ रही। देखें, अगर जर्नलिज्म के हवाले से अगर आपके प्रोग्राम की मेरी बात सुन, अगर मेरी बात आपने नहीं सुनी तो फिर और बात है, आप बोलिए, फिर मैं कर लेता हूँ। मुझे भी कोई अर्ज करने का मौका दें, एक मासूमाना सी मुझे भी बात करने दें, अगर आप समझते हैं कि मैं बात कर सकता हूँ। अगर आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं थोड़ी सी मासूमाना बात कर। देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप टीवी प्रोग्राम के हवाले से है, आपने हुकूमत के खिलाफ कोई प्रोग्राम किया है, हम उन लोगों को कभी सपोर्ट नहीं करते जो माजी में इमरान खान साहब की हुकूमत में टीवी का ब्लैकआउट हो जाता था, एंकर्स को मजबूर किया जाता था कि इसको टीवी से ख़त्म करें या उनका प्रोग्राम ऑफ एयर करें। अगर आप हक पे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमेशा मीडिया के साथ खड़ी रही है, हम बिल्कुल मुजम्मत एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खान के दौर में आप अगर मगर नहीं करते थे ना, हमारे अब आप अपने दौर में अगर मगर कर रहे हैं ना, इमरान खान के दौर में तो आप बड़े क्लियर होके आते थे। मैं आपको एक चीज पूछ लेता हूं, छोटा सा सवाल, इशू तो बता, छोटा सवाल, अगर आपने प्रोग्राम किया है, आपका जमहूरी है, सर मेरा बहुत ही मासूम सवाल है सर, प्रोग्राम करें सर, मैं देखे ना कोई और कारोबार नहीं है, प्रोग्राम ही करना होता है। मैंने एक छोटा सा सवाल है, बड़ा ही मासूम, मुझे ये बताएं कि आखिरी सवाल है, पूरे इमरान खान के टेन्योर में 3.5 साल में इमरान खान के टेन्योर में साथियों पे जितने मुकदमे हुए हैं उससे 5 गुना मुकदमे आपने 2 महीने में कर दिए सर। सर मुझे बताएं, मेरे ऊपर बगावत के और गद्दारी के मुकदमे हैं, ठीक है गलत हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत में आपकी हुकूमत में हो रहे हैं, मुझे बताएं 3 मेरे पे, 4 अरशद पे, 4 साबिर पे, समी इब्राहिम पे भी हैं, हम गद्दार हैं, हम बागी हैं सर, ये मुकदमा जस्टिफाइड है, और ये मुकदमा सिंध के अंदर धाबे जी में, नवाबशाह में मेरे ऊपर हुए हैं सर। क्या आप जवाब देंगे कि आपकी पुलिस मेरे पे पर्चे क्यों दे रही है? बात खत्म हो गई जी, फरमाइए, मैंने रिमाइंड अप करना है। अगर इमरान साहब अगर आपके खिलाफ सिंध में है, आपने मुझे आज बताया है, अरशद शरीफ पे जैसे ही पर्चा हुआ था वो गवाह है कि सबसे पहला फोन शायद ही मैंने अरशद शरीफ को किया होगा, ठीक है, आपके ऊपर सिंध में मुकदमा है। मैं आज अपने जो हमारे जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मैं इस प्रोग्राम के बाद उनसे बात करूंगा और उसे मैं अपडेट करूंगा। अगर आपने टीवी प्रोग्राम किए हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ किए हों, आपका हक बनता है कि आप टीवी प्रोग्राम हमारे खिलाफ करें, तो आपके प्रोग्राम होंगे, हम उसकी सलाह करेंगे। बिल्कुल सही, मैं मुजम्मत करूंगा, मैं आपसे अपडेट लूंगा कि आपने क्या किया है कुंडी साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं एफआईआर की कॉपियां भेज देता हूं वसीम भाई को भी, आपको भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत ये बात बिल्कुल सही है कि हर किसी को यानी रेड लाइंस का ख्याल रखना चाहिए, इन द सेंस के तनकीद में हम क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं, एक बिल्कुल एक वो नहीं होना चाहिए ब्लैंकेट नहीं, लेकिन इस तरह से कि पुलिस आ रही है घर पे, पर्चा हो रहा है और ये गद्दार वद्दार तो मैं हमेशा से कहता है, हो सकता है मुझे इमरान रियाज खान साहब के हर तजिए से इख्तलाफ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको गद्दार या बागी करार। कल जब दूसरे तर्ज के साथियों के साथ ही हो रहा था, कल जब असद तूर के साथ, मतीउल्लाह जान के साथ, अभी मुझे और नाम याद नहीं आ रहा, उन सबके साथ ही हो रहा था, अफसार आलम के साथ, तब भी हम ये कहते थे कि खुदा का वास्ता ये कैसे यार, ये कैसे आप किसी को एक झटके में गद्दार करार देते हैं। वो भी गलत था और ये भी गलत है। तनकीद करते वक्त ज़ाहिर है चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि एक कानूनी कार्रवाई, अगर किसी को भी एतराज़ है, एक कानूनी रास्ता अपनाया जाए और उसके खिलाफ बात की जाए। एक ब्रेक के बाद हम एक और मौजू के साथ हाजिर होते हैं। मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की कब्र को खोद कर, जो कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में है, उसको खोद कर
उनकी लाश बाहर निकाल के उनकी बॉडी को एग्जामिन यानी या पोस्टमार्टम करने के हुक्म पर जहां लोगों ने अपना रद्दअमल दिया है, वहाँ पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री और मुख्तलिफ उलमा कराम ने भी अपना रद्दअमल दिया है। मुख्तलिफ उलमा कराम ने इसकी शरई हवालों से भी अपने अपने तौर पर तशरीह की है, जबकि मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, बुशरा अंसारी साहिबा हैं, अदाकारा रेशम हैं, उशना शाह साहिबा और बहुत सारे लोगों ने भी इस पर अपनी राय भी दी है और इस अमर पर हैरानगी का भी इजहार किया है। और उनकी साबका वाइफ बुशरा इकबाल साहिबा ने भी इस पर बहुत रंजो गम का इजहार किया है और इस अमर पर सबने हैरत का इजहार किया है कि कैसे एक नामालूम शहरी की राय को फौकियत मिल गई। उनके लवाहिकीन या उनके बच्चों की राय पर बच्चे नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम कराया जाए। उनको किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि मौत की वजह खुदा न खास्ता कोई कत्ल बनी है या इस तरह की कोई चीज़ बनी है, लेकिन एक नामालूम शहरी अदालत में जाता है और वो ये हुक्म लेकर आ जाता है। उस पर फौरी तौर पर बोर्ड भी तश्कील हो जाता है, फिर वो ख़त व किताबत भी हो जाती है, यहाँ तक कि 23 तारीख को उनकी कब्र खोद के पोस्टमार्टम का हुक्म भी आ जाता है। इस हवाले से जो हायर कोर्ट उसे तो रुजू किया जाएगा। उम्मीद है कि मतलूबा अदालत से इंसाफ का हुसूल होगा। ख़ुद हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के जो वहाँ से मुताल्लिक़ा जो लोग हैं उनसे भी अगर ज़ाहिर है वो ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं वैसे बात करें तो वो भी इस अमर पे ना सिर्फ हैरत बल्कि शदीद अफसोस का इजहार भी करते हैं। अदालत की हर राय का बहुत एहतराम है, लेकिन उम्मीद है कि इस हवाले से उनकी ज़िंदगी ख़ास तौर पे जो आखिरी कुछ महीने ज़िंदगी के उसमें जिस तरीके से ऐसे अवामिल ने जन्म लिया जिसकी वजह से वो बेसुकून रहे, कम अज़ कम उनकी ज़िंदगी के बाद अब ये सिलसिला बंद हो जाएगा, ख़ास तौर पे उस वक्त कि जब उनके बच्चे ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं चाहते। ज़िंदगी और सेहत रही तो इंशाअल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम की मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।